आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो पहली बात तो ये है कि अल्टरनेटिंग जो करंट है वो कौन सा जो है मतलब चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अल्टरनेटिंग करंट में हम ये सीखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट, और इससे पहले जो हमने कौन सा करंट पढ़ा है, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए हैं वो वाले करंट में और जो ये अल्टरनेटिंग करंट है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हम अभी पढ़ के आए हैं पीछे, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब उसमें आपने देखा होगा जहां पे भी हमने करंट शब्द यूज करा है हमने वहां बैटरी लगा दी, तभी तो अल्टरनेटिंग करंट बना, वो मतलब करंट बना है। और यहाँ पे हमने ऐसा कोई रेसिस्टेंस लगाया और ये बता दिया कि करंट इसकी पॉजिटिव वाली सेल से बाहर निकल रहा है और करंट इसमें घूम रहा है। तो सर्किट में हमने जितनों में भी करंट की बात अभी तक करी है इस चैप्टर से पहले, वो सब के सब जो करंट है वो डीसी करंट है। कि करंट इधर से आया, करंट इधर को गया, या ड्रिफ्ट स्पीड थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, उससे आई बराबर एनईएवीटी जो भी हमने पढ़ा, वो सारा का सारा जो करंट था वो डीसी था। अब जो हम करंट इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि एक डीसी करंट में और एक अल्टरनेटिंग करंट में फर्क क्या है। तो देखो अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें और मैं इसे ग्राफ से समझाऊं तो ये वाला ग्राफ इसके लिए बनता है, इसको कहते हैं साइन ग्राफ या साइन वेव का ग्राफ। और अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी जो चलती है वो चलती है कुछ इस तरीके से। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में एक ही अंतर है कि एक में अगर 2 एम्पियर का करंट हमने भेज दिया तो 2 एम्पियर का ही रहेगा, ना तो वो कम हो सकता ना वो ज्यादा हो सकता। भाई 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, ठीक है। जैसा आपने बैटरी देखी होगी, सेल जो हम घड़ियों में जो बैटरी यूज करते हैं उसमें 1.5 वोल्ट का जो है करंट बह रहा है या 2 वोल्ट का करंट बह रहा है, तो उसमें जब तक वो खत्म होगी 2 वोल्ट का ही बहेगा। ऐसा नहीं है 1.5 वोल्ट का बहना शुरू हो जाएगा या 1 वोल्ट का बहना शुरू हो जाएगा। जिस दिन वो बंद होगी उस दिन वो खत्म हो जाएगी। आप दूसरी लगा लो, 2 वोल्ट की बैटरी फिर ले आओ, फिर उसमें सेल लगा दो, तो वो जो करंट है उसकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये करंट कैसा चलेगा, जैसे 0 1 2 3 2 1 0 -1 -2 -3 -2 -1 और 0। मतलब इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट है। फिर आप कहोगे हमें तो फ्लक्चुएशन कोई दिखाई नहीं देता। भाई कहां तुम्हें इसमें ऐसा दिखाई देता है कि जो हमारे जो बल्ब जल रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं? नहीं दिखाई देते। लेकिन कभी आपने अगर जनरेटर से लाइट जलती हुई देखी हो, और पुराने समय में जो बल्ब थे, अब तो ये बल्ब आ गए हैं जिनका नाम एलईडी है, इसमें तो फ्लक्चुएशन वैसे भी 0 है। लेकिन अगर वो वाले बल्ब देखे हो, अगर आपने ध्यान से देखे हो, तो वो बल्ब हल्के हल्के से ऐसे करते थे। जो बल्ब पुराने टाइप का बल्ब 100 वाट का पीले से कलर की जिसकी रोशनी होती थी, क्यों करते थे? क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन है। और एक पहले एक जो इंजन, आपने मुझे पता नहीं देखा कि नहीं देखा, एक इंजन आता था जिसमें डबल पहिए रहते थे, उसको शायद जीटर इंजन या कुछ इस तरह का इंजन बोलना थे। बोल दो लिस्टर। हाँ लिस्टर। तो उस इंजन से जनरेटर नहीं बन सकता था, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो इतनी कम थी, वो इतने धीमे चलता था कि वो जनरेटर उसका कामयाब ही नहीं था, क्योंकि फ्लक्चुएशन इतना होता था कि लाइट जलती ही नहीं थी। तो इंजन की भी एक रफ्तार होनी चाहिए। अगर उससे फ्रीक्वेंसी नीचे चली जाएगी तो हमारा जो लाइट है वो फ्लक्चुएट करनी पड़ेगी, हमारी जो लाइट है वो फ्लक्चुएट हमें करती हुई दिखाई देगी। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है कि ये प्लस में पीक तक जाता है, फिर 0 पे जाता है, फिर पीक नेगेटिव में जाता है, फिर 0 पे जाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट इस फॉर्म में चलता है। इसको हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। फिर अल्टरनेटिंग करंट की आवश्यकता क्या पड़ेगी? भाई हम तो डीसी से काम चला रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया था, डीसी से काम चला रहे, बैटरी हमारे पास है, सारी चीजें, तो अल्टरनेटिंग करंट की आवश्यकता ही क्या है? अल्टरनेटिंग करंट की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है, एक डीसी करंट को चलाने में बहुत लॉस हो जाता है करंट का, और अल्टरनेटिंग करंट को चलाने में बहुत कम लॉस होता है करंट का। डीसी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डीसी को ट्रांसफर करना बहुत ही मुश्किल काम है, और कन्वर्ट करना और भी मुश्किल काम है। मतलब अगर हमारे पास 20 वोल्ट का करंट है और तुम उसे चाहो कि मैं इसे 400 वोल्ट में बदल दूं, तो नामुमकिन है। कोई ऐसा एपरेटस नहीं है, कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिसे उसे 400 वोल्ट में बदला जाए। अगर मैं लेकिन बात करूं अल्टरनेटिंग करंट की, तो इसे कन्वर्ट करना बहुत आसान है। ट्रांसफॉर्मर लगाओ, ट्रांसफॉर्मर लगाओ,
तो ट्रांसफॉर्मर लगाओ और उसे कन्वर्ट किसी भी आप जो है उसमें कर दो, चाहे तो 220 को 11,000 में कर दो, चाहे 11,000 से 220 में कर दो। आपने देखा होगा जितने भी टीवी हैं, जितने भी एपरेटर्स हैं, मतलब डिवाइस हैं जो भी उससे चलती हैं, क्या नाम है, करंट इलेक्ट्रिसिटीज है, उसमें एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर देखने को मिल जाएगा आपको। वो इसी वजह से है कि अगर 220 आ रही है, वहां पे करंट कम चाहिए, तो वो एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर एस्टेब्लिश कर देते हैं। अगर मैं बात करूं टीवी की, जो पहले टीवी आता था उसमें आपको यकीन नहीं आएगा कि उसमें 33,000 वोल्ट होती थी, 33,000 वोल्ट, इतना वोल्टेज था उस टीवी में, और वो 24 आवर्स तक उसमें स्टोर भी रहता था। अगर न अनजाने में हम टीवी को खोल के उस पर हाथ लगा दें तो 33,000 का इलेक्ट्रिक शॉक इतना जबरदस्त लगेगा कि ऊपर ही पहुंच जाएगा आदमी, वो रहेगा नहीं वहां पर। 33,000 का करंट था। वो जो पिक्चर ट्यूब है उसको चलाने के लिए 33,000 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती थी, और वो 33,000 बनता किससे था? ट्रांसफॉर्मर से ही बनता था, उसमें ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ रहता था। तो टीवी वैसे भी अब तो एलईडी का समय आ गया, एलईडी की मुझे जानकारी भी नहीं है, लेकिन इतना जबरदस्त करंट जो है इनमें हम जो है बनाते थे। तो अल्टरनेटिंग करंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है, और एक जगह से दूसरी जगह जब हम इसे लेके जाते हैं तो ये बहुत कम करंट का लॉस होता है। आपने देखा होगा अगर हमारा बैटरा लगा हुआ है, इन्वर्टर बैटरा सब जगह एस्टेब्लिश है, अगर वो आपने देखा हो तो इन्वर्टर से जो बैटरी तक लीड जा रही है वो देखा कितनी मोटी होती है, वो बहुत मोटी होती है, और जिसमें वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उस वायर की लेंथ देख लो वो कितनी होती है, वो बहुत बारीक होती है। क्योंकि डीसी को जब हम ट्रांसफर करते हैं कम वोल्ट पे तो हमें मोटे वायर की आवश्यकता पड़ती है। जितना करंट की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाओगे, वोल्टेज जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाओगे, उतना ही बारीक तार में वो पास हो जाएगा, और जितना वोल्टेज की वैल्यू कम करते चले जाओगे उतने ही मोटे तार में होगा, क्योंकि वहां पे ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट ट्रांसफर करने के लिए मोटा वायर चाहिए, और वही अगर हम 220 वोल्ट भेजें तो हमें बारीक वायर चाहिए। अमेरिका में 110 वोल्ट पे सारे अप्लायंसेस बने हुए हैं, पंखा 110 वोल्ट का मिलेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं सब 110 वोल्ट के मिलेंगे, इंडिया में सब 220 के मिलेंगे। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्च है फिटिंग कराने का वो यहाँ के हिसाब से दुगना है, क्योंकि वहां पे दुगना मोटा ऐसा वायर डालना पड़ेगा। हम 220 पे करते हैं तो थोड़ा बारीक वायर डालना पड़ता है। हम 12 वोल्ट पे भी कर सकते हैं, 12 वोल्ट की भी सारी चीज आती है। गाड़ियों में जितने भी बल्ब यूज होता है, जितना एसी यूज होता है, पंखा यूज होता है, सब 12 वोल्ट का बना हुआ है। तो क्यों नहीं हम अपने घर का 12 वोल्ट पे कर देते हैं। लेकिन पता चलेगा कि घर बनाने में इतना खर्च नहीं आया जितना फिटिंग में आ गया। इतने मोटे मोटे वायर डलेंगे, अलग से सेक्शन छोड़ने पड़ेंगे, तो हम 220 पे इसको डिजाइन करते हैं। तो डीसी करंट में एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसे ट्रांसफर करने में बड़ा दिक्कत होती थी, और अल्टरनेटिंग करंट को बड़े आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, और कन्वर्ट भी बड़े आसानी से किया जा सकता है। जैसे हमारे गांव के बाहर तक जो लाइट आ रही है वो 11,000 है, और हमारे घर में जो आ रही है 220 आ रही है। तो ट्रांसफॉर्मर लगाया, कन्वर्ट कर दिया। आप कहोगे तो फिर वहां से 220 छोड़ दो, तो जितना वोल्टेज कम करेंगे उतना मोटा वायर लगाना पड़ेगा। अब 220 पावर हाउस से छोड़ेंगे तो तार जो है वो मोटे मोटे डालने पड़ेंगे। तो हम तार को बारीक रखें तो 11,000 बेचते हैं, 11,000 बेच के ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, सबके घरों में 220 लाइट भेज देते हैं। बड़ा आसान है। बस अल्टरनेटिंग करंट की कुछ ही खामियां हैं, और उन खामियों में से सबसे बड़ी खामी यह है कि अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता। अल्टरनेटिंग करंट किसी भी सूरत में स्टोर नहीं हो सकता, और ये जो है बैटरी को चार्ज भी नहीं कर सकता, बैटरी इससे चार्ज भी नहीं होती। तो आपने देखा होगा कि बैटरी चार्ज करने के लिए क्या लगाते हैं हम? एडेप्टर। फोन का एडेप्टर जो होता है उसको डीसी में बदलता है तब फोन चार्ज होता है। और ऐसे ही जब हम अपना बैटरा चार्ज करते हैं तो इन्वर्टर लगाते हैं, इन्वर्टर उसको डीसी में बदलता है और बैटरी में करंट स्टोर करता है। ऐसे ही अगर उल्टा करें तो हमारे पंखे डीसी से चल नहीं सकते, तो फिर इन्वर्टर उस डीसी को एसी में बदलता है, और फिर जो है हमारे पंखे जो है वो चलने शुरू हो जाते हैं। तो इन्वर्टर दोनों काम करता है, एसी का भी करता है और डीसी का भी करता है। तो समझ में आ गया अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट को मैं लिखना, जैसे आपने पहले जो वो पढ़े हैं सबसे पहले, वो हमने पढ़ा है एक तो करंट का फॉर्मूला I बराबर Q/G। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही एक फॉर्मूला पढ़ा I बराबर NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में। अब मैं तुम्हें एक नया बताऊंगा फॉर्मूला। जैसा हम ये कहते हैं कि चार्ज का चलना इलेक्ट्रिक करंट बनाता है,
चलो सही है, समझ आ गई। फिर हमने कहा कि चार्ज का क्या, इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है चार्जेस की, वो जिम्मेदार होती है करंट की। लेकिन एक अब नया कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा कि चार्ज कहीं नहीं चलता, ना तो चार्ज कहीं से आता है ना कहीं जाता है, चार्ज सिर्फ ओसिलेट करता है वहीं। इस ओसिलेशन से ही क्या बनता है, अल्टरनेटिंग करंट। कैसे ओसिलेट करता है, ये ऐसा प्लस और ये ऐसा माइनस, ये ऐसा प्लस और ये ऐसा माइनस, तो फिर हमारा क्या बन जाता है, अल्टरनेटिंग करंट बन जाता है। तो आप कहोगे फिर पहले वाली डेफिनेशन खराब है कि चार्ज पर यूनिट टाइम तो हो नहीं रहा, तो जब चार्ज पर यूनिट टाइम नहीं हो रहा तो फिर इलेक्ट्रिक करंट कैसा। तो मैं कहूंगा कि चार्ज पर यूनिट टाइम हो रहा है। वो कैसे हो रहा है आप देखिए, हम ये कहते थे कि पर्टिकुलर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है कोई, इससे जितने नंबर ऑफ चार्जेस पास हो रहे होंगे वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो आप पास अगर ऐसे भी हो रहे हो और ऐसे भी हो रहे हो, ऐसे भी हो रहे हो और ऐसे भी हो रहे हो, तो क्या इसको नहीं कहोगे कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं ना पास चार्ज। तो चार्ज ऐसे भी गया और वापस भी आया, ऐसे भी गया और वापस भी आया, तो इसने क्या काम किया, ये ओसिलेट किया, ये ओसिलेट। तो चार्जेस सिर्फ ओसिलेट करने का काम करते हैं, और जैसे ही ओसिलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। यानी कि तारों में चार्जेस पहले से पड़े हुए हैं, कहीं चल के नहीं आ रहे हैं, ऐसे कहीं चल के नहीं आ रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, जो जहां है वो अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बस ऐसे ही लेगा, जो जहां है वो ऐसे लेगा, जो जहां है वो ऐसे लेगा, जो जहां है वो ऐसे लेगा। चार्जेस ओसिलेट किए और क्या बना गई, अल्टरनेटिंग करंट बना गया। तो अल्टरनेटिंग करंट की भाषा में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला बन जाएगा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें तीन टर्म है, एक है आई नॉट, एक है साइन, एक है ओमेगा और एक है टी। तो साइन तो तुम्हें पता है एंगल है, साइन तो इस वजह से आया क्योंकि ये जो कर्व होता है ये साइन वेव का कर्व है, साइन और कोसाइन का ये कर्व है, तो साइन तो इस वजह से आया। आई नोट का क्या मतलब है कि इसकी जो पीक वैल्यू है ये, जिसको आप कहोगे एम्पलीट्यूड, जिसको आप कहोगे एम्पलीट्यूड, तो आई जो होता है आई नोट इसकी पीक वैल्यू। जैसे हमारे घर में हम कह रहे हैं 220 वोल्टेज आ रही है, तो क्या 220 ही आ रही होंगी, नहीं 220 नहीं आ रही होंगी, 220 से ज्यादा आ रही होंगी और 220 से कम भी आ रही होंगी। उनका जो एक एवरेज बना उसको हमने कह दिया वोल्टेज। अब हम एवरेज वोल्टेज एवरेज वोल्टेज एवरेज वोल्टेज ना कह के उसको वोल्टेज ही कहना शुरू कर देते हैं। तो वो 220 नहीं आ रही है, वो हो सकता है 250 हो, उसका जो पीक है वो 250 हो। जैसे यहां से करंट चला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुंचा, तो इसका एवरेज कितना आ गया 5, तो मैं कहूंगा 5 वोल्ट मेरे घर में आ रहा है। समझ में आई ना बात। तो हमारे घर में जो 220 वोल्टेज आ रही है उसका पीक कितना हो सके, आंसर है हो सके 320 पीक हो उसका, और 320 पीक का जब एवरेज बन गया हो उसको हमने कह दिया हो कि ये हमारी वोल्टेज है। तो ये आई नोट समझ में आ गया क्या है, आई नोट है करंट की पीक वैल्यू। एक है इसमें ओमेगा और एक है इसमें टी। तो ओमेगा जो है वो ये इसका एड्रेस बताता है कि ये ओमेगा मतलब ये जो वेव है ये है कहां पे। क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है ओसिलेशन एंड वेव, ओसिलेशन एंड वेव। तो जो वेव है उस वेव का आप एड्रेस कैसे दोगे भाई, एड्रेस कैसा पता चलेगा हमें, तो एड्रेस हमें किससे पता चलेगा, ओमेगा से। थीटा बराबर क्या होता था, ओमेगा इंटू टी, फॉर्मूला भी था वहां पे। तो ओमेगा जो है वो ये बताता है कि अब देखो ये है हाफ सर्किल और ये है हाफ सर्किल, और यहां जो बना है ये बना है पूरा सर्किल। ये बात और ये बात अलग अलग नहीं है, ये दोनों बात एक ही है। अगर मैं किसी बॉडी को ऐसा रन कराऊं तो वो भी यही है। समझ में आई बात। तो ओमेगा क्या है, ओमेगा इसका बताता है कि ये किधर घूम रहा है। थीटा की वैल्यू जो है वो ओमेगा बताएगा कि ये इस समय किस जगह पर है। एक इसमें अगर इसे आगे भी लिखना चाहते हो तो कहीं कहीं तुम्हें इसमें 5 जुड़ा हुआ और दिखाई देगा, 5। तो 5 क्या होता है, 5 होता है एड्रेस, किसी भी वेव का एड्रेस। अब जैसे मैं एक वेव इसमें आगे बना दूं और ये ऐसे, ये इस तरह से मैंने वेव इसके आगे बना दी, तो अब ये वेव कोई पार्टिकल तो यहां खड़ा है, कोई पार्टिकल यहां खड़ा है, तो मैं कैसे बताऊं कि ये यहां है ये यहां है, तो मैं उसका मुझे एड्रेस बताना पड़ेगा। एड्रेस का मतलब होता है जैसे ये 0 पे खड़ा है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 2 पाई है, तो मैं कहूंगा पहले वाला खड़ा है 0 पे और दूसरा खड़ा है 2 पाई पे, तीसरा खड़ा है 3 पाई पे। तो पाई क्या है, पाई एक एड्रेस है, किसी भी वेव का जो एड्रेस होता है वो फाई होता है, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस या फेज। अगर दो वेव के बीच का निकाल रहे हो तो फेज डिफरेंस कह देंगे, नहीं तो फाई जो है वो क्या है, वो है फेज। समझ में आ गई इतनी बात।
क्लियर होगी ये बात?